हाउ टू रीड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती क्या है? बैलेंस शीट एक्चुअली जब भी शेयर में इन्वेस्ट करो तो उससे पहले उसकी बैलेंस शीट बहुत जरूरी है पढ़ लेना। बैलेंस शीट सबसे पहले तो एक चीज समझो, कंपनी हर साल बैलेंस शीट डिस्क्लोज करती है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन। बैलेंस शीट क्या करता है? डिस्क्लोज फाइनेंशियल कंडीशन। बैलेंस शीट क्या करती है? कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन डिस्क्लोज करती है। कहां? एट पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो अगर ये बैलेंस शीट साल के एंड 31 मार्च 2020 की है, 31 मार्च 2020, इस पर्टिकुलर डेट 31 मार्च 2020 को हमारी कंपनी की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, कितनी हमारी कंपनी के पास लोन है, कितनी हमारी कंपनी के पास अपनी खुद की संपत्ति है, वो सब कौन बताएगा? बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि आपका सेल कितनी है, प्रॉफिट कितना है, तो उसकी बात हम प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो में करेंगे, आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन जो टीवी पे भी डिस्क्लोज होता है वो प्रॉफिट वगैरह ही चीखते हैं। प्रॉफिट कंपनी चाहती भी है कि आप लोग हमारा सिर्फ प्रॉफिट ही देखो, उसकी बैलेंस शीट जबकि प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा अहमियत जो रखती है वो बैलेंस शीट रखती है, क्योंकि बैलेंस शीट आपको एक फाइनेंशियल कंडीशन बताई थी उस कंपनी की कि उस कंपनी के पास लोन कितना है, उस कंपनी के पास डेट कितना है, उधारी कितनी है। ओके, तो बैलेंस शीट के हमारे दो पार्ट हो जाते हैं, एसेट्स और हमारी हो जाती है लाइबिलिटीज। ओके, एक हमारा हो जाता है एसेट्स, एक हमारी लाइबिलिटी। एसेट्स मतलब हमारी अपनी संपत्ति, हमारी अपनी संपत्ति कितनी है। लाइबिलिटी हमारे पास उधारी कितनी है, हमारे पास डेट कितना है। एक एसेट्स, लाइबिलिटीज। एसेट्स हमारे पास अपनी संपत्ति कितनी है, लाइबिलिटीज हमारे पास उधारी कितनी है। करंट एसेट्स में एसेट्स में हमारे आ जाते हैं दो प्रकार, करंट, नॉन करंट। सेम करंट, नॉन करंट। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, ग्रेटर देन 1 ईयर, ग्रेटर देन 1 ईयर। ओके, जो संपत्ति हमारे पास 1 साल से ज्यादा के लिए है, हमारी लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गए, ये सब अगले साल ही तो हम नहीं बेच देंगे। अपनी जमीन बेच दी या फैक्ट्री बेच दी पूरी की पूरी, तो फैक्ट्री तो हम बेचेंगे नहीं। तो जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा के देती है, 1 साल से ऊपर के लिए जो हमारी संपत्ति है, दिस इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो हमारी साल के 1 साल तक की जो हमारी एसेट्स है, मतलब लेस देन 1 ईयर, 1 साल या उससे कम की जो एसेट्स है हमारी, डेट इज करंट एसेट्स। ऐसी सेम हमारी लाइबिलिटीज, जो हमारी 1 साल से कम की लाइबिलिटीज होती है, मान लो शॉर्ट टर्म टी बिल्स हो गए, या हमने बैंक से लोन लिया हुआ है छोटा 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कॉमर्शियल पेपर हो गए, डेट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, डेट इज इक्विटी से इन्वेस्ट किया है हमने, डेट इज मतलब इक्विटी के थ्रू लोन लिया है, तो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करे हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करके लिए है लोन, डेट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो जो 1 साल से ऊपर तक की 1 साल से ऊपर की लाइबिलिटी जो होती है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो दूसरा आ जाता है इधर की तरफ ही, प्लस इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आ जाता है हमारा? शेयर होल्डर इक्विटी, कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इसमें आ जाता है हमारा
एडिशनल पेड इन कैपिटल, APIC बताता हूँ। शेयर होल्डर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल का मतलब क्या होता है? मान लो 10 रुपए फेस वैल्यू का आपने शेयर इशू किया, तो 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई आपने 1000 शेयर इशू करे, तो ये क्या होता है हमारा? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए फेस वैल्यू, 1000 क्वांटिटी शेयर हो गई, तो हमारी हो गई 10,000। 10,000 हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज बुक वैल्यू ऑफ अवर इक्विटी शेयर कैपिटल। मार्केट वैल्यू देखो, फेस वैल्यू होती है जिस प्राइस पे कंपनी डिविडेंड इशू करती है। फेस वैल्यू एक तरीके से उसकी बुक वैल्यू मान लो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाता है? ये हमें बुक वैल्यू दिखाता है, प्लस जितना प्रीमियम पे वो लिस्ट हुआ है। मान लो 10 रुपए फेस वैल्यू रिलायंस का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, अभी वो कितना चल रहा है? 1700 1600, तो बाकी का कितना हो गया? एडिशनल पेड इन कैपिटल में आ जाएगा, जो प्रीमियम है 10 रुपए से ऊपर का। 10 रुपए से ऊपर का प्रीमियम इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, दिस इज हमारा एडिशनल पेड इन कैपिटल, जिसको हम बोल देते हैं प्रीमियम। ओके। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आ जाता है हमारा? मान लो हमारा इस साल कोई प्रॉफिट हुआ, इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, इसमें से हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया। ओके, हमने इसमें ये हमारा प्रॉफिट 100% है, इसमें से हमने डिविडेंड दे दिया 40%, तो जो 60% रिटेन्ड हुआ है, जो हमने 60% बांटा नहीं, वो 60% भी तो शेयर होल्डर का ही पैसा, इन्हीं का ही तो पैसा है, वो 60% भी, वो 60% जो हमने नहीं बांटा, वो 60% वापस कंपनी में लगा दिया, डेट इज कॉल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा, एक बात सोच रहे होंगे आप, अगर ये शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर होल्डर्स का फंड है, शेयर होल्डर कौन हुए? कंपनी के मालिक। कंपनी के मालिक हुए शेयर होल्डर। देखो समझना, शेयर होल्डर कौन है? कंपनी के मालिक। अब अगर कंपनी के मालिक का पैसा हमने यहां पे दिखाया है इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये हमारा दिख कहाँ रहा है? लायबिलिटी में। ये हमारी होती कहाँ पे है? लायबिलिटी। अगर ये हमारा अपना ही पैसा है, ये हमने अपना पैसा कंपनी में लगाया है, तो फिर ये लायबिलिटी कैसे हो गई? ये तो हमारी एसेट हुई ना, जो हमारा अपना पैसा है, अपनी संपत्ति, वो एसेट साइड में दिखना चाहिए। ये लायबिलिटी साइड में क्यों दिखा रहे हैं हम इक्विटी को? इक्विटी तो हमारा अपना पैसा है ना, शेयर होल्डर फंड, जो हमने पैसा अपना कंपनी में लगाया है। शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक। कंपनी के मालिक ने जो पैसा लगाया वो क्या हुआ? हमारी अपनी संपत्ति, तो वो एसेट्स में दिखाना चाहिए, लायबिलिटीज में क्यों दिखा रहा है? उसका क्या कारण है मैं बताता हूं। अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ क्या कहता है कंपनी एक्ट? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी नहीं जानती मैं कौन हूं, मालिक कौन है, क्या है। कंपनी पे उधारी है हमारा पैसा, समझे? कंपनी एक अलग बंदा है, कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी इज अ पर्सन। ओके, तो इस कंपनी पे, इस पर्सन पे, इस कंपनी बंदे पे, ये कोई आर्टिफिशियल बंदा है, मतलब हमारी तुम्हारी तरह जिंदा बंदा नहीं है। कंपनी इज अलग पर्सन। कंपनी पे जो है हमारे मालिक की लायबिलिटी है कि उसे कंपनी को मालिक का पैसा लौटाना है। दैट इस यही कारण है कि ये लायबिलिटी साइड आया है, वरना ये एसेट साइड आता, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है। कंपनी क्या करती है? कंपनी के ऊपर उधारी है, कंपनी के ऊपर उधारी है हमारे पैसे देने की, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें आया है, लायबिलिटीज में। ओके, तो हमारी बैलेंस शीट में क्या दिखाता है? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, आज के तारीख में 31/3/2020 को हमारी एसेट्स, करंट एसेट्स कितनी है? करंट एसेट्स में क्या आ जाता है? अकाउंट रिसीवेबल, जो हमें पैसा मिलना है, हमारे डेटर्स, वही अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स हमारा। और क्या आ जाता है करंट एसेट्स में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं?
जो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड होती है, जैसे हमने शेयर खरीद के छोड़ दिया, वो ट्रेड हो रही है मार्केट में, जब मन चाहे बेच लो। तो जो शेयर हमने एक साल से अंदर अंदर के लिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो हमारे क्या हो जाते हैं वो करंट एसेट्स। तो हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब क्या हो गई हमारी करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज में क्या हो जाएगा, अकाउंट्स पेएबल या हमारे क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स, या फिर शॉर्ट टर्म लोन, कहीं बैंक से लोन वगैरह लिया है, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएंगी करंट लायबिलिटीज, ये हो जाएंगी हमारी करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स जो हमारी एक साल से ऊपर के लिए एसेट्स है, जैसे हमारी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। और ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज, ये हमारे हो जाएंगे बॉन्ड्स इशू करे हैं हमने, डिवेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होगा हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज, हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हमारी एक साल से ऊपर की लायबिलिटीज है। तो कंपनी की बैलेंस शीट हमें क्या बताती है कि हमारी 31/3/2020 को हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या कितनी हमारे पास संपत्ति है, कितना हमारे पास लायबिलिटी है, कितनी हमारे पास देनदारी है, और कितनी हमारे पास खुद की संपत्ति है। तो हमें क्या देखना होता है बैलेंस शीट में कि कंपनी के पास ये लायबिलिटी ज्यादा तो नहीं है, ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है दिस इज, ये कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है, कहीं कंपनी बैंक करप्ट तो नहीं हो जाएगी, अगर इतना ज्यादा डेट तो नहीं है कंपनी के पास, इतनी ज्यादा उधारी तो नहीं है कंपनी के चुका ही ना पाए, कंपनी के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि इतना उधार उठा लिया और फिर चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो कंपनी के पास संपत्ति नहीं है, तो कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी। ऐसी कंपनी का शेयर खरीद के क्या फायदा। जिस कंपनी के पास उधारी चुकाने के पैसे नहीं है, उस कंपनी के शेयर खरीदने से क्या फायदा। तो जिस कंपनी के पास उधारी कम है, तो ये चीजें हमें बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखेंगी। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें ये चीज नहीं दिखेगी। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या दिखेगा, हमारी सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना हो गया, प्रॉफिट कितना है, वो सब अलग चीज है। लेकिन हम अगर हमारे पास आज की हमारी देनदारी देने के पैसे नहीं है, अगर हमारी करंट लायबिलिटीज मीट नहीं हो रही हमारी करंट एसेट से, मतलब अगर हम एक साल के अंदर जो पैसा निकाले उससे एक साल की दे दें, देनदारी दे दें, जो हमारी उधारी है एक साल के अंदर अंदर की, अगर हमारे पास उतनी संपत्ति नहीं है, उतना कैश ही नहीं है, तो उस कंपनी में पैसा लगाने का फायदा क्या। वो तो देनदार क्लेम कर देंगे ना कि इस कंपनी के पास पैसा है नहीं देने के लिए, और ये कंपनी हमें कहां से पैसे देगी, कंपनी बिकम बैंकरप्ट। सो ये था बैलेंस शीट बेसिक कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है फिलहाल, कितनी हमारी कंपनी के पास एसेट्स हैं, कितनी हमारी कंपनी के पास लायबिलिटी है। और ये हमारा शेयर होल्डर इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये भी लायबिलिटी साइड आता है। एक मेन फंडा है बैलेंस शीट का, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो एसेट्स बढ़ेगा, अगर इक्विटी बढ़ेगी तो एसेट बढ़ेगा, अगर एसेट गिरेगा तो या तो लायबिलिटी गिरेगी या इक्विटी गिरेगी। तो ये हमारा मेन फंडा है, ये हमेशा इक्वल होगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। थैंक यू।